Good morning students. So in the last class we discussed few properties of d block elements. Now let's start next property of d block element. Next property is color. Color. Transition metal compounds are colored. They form colored compounds both in solid state or in aqueous solution. They form colored compounds. Color of the compound is due to incomplete D subshell. Color of the compound is due to incomplete D subshell. It means electrons present in D subshell from D1 to D9. Color of the complex is due to DD transition. कलर होता है रीजन इसका DD ट्रांजिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए आपको पता है T subshell contain 5 orbitals and all these 5 orbitals have same energy, so they are known as degenerate orbitals. Degenerate d orbitals. But when any anion approaches toward metal, कोई भी एनायन जो मेटल के पास आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा उसकी सराउंडिंग से जो डीजेनरेसी होगी डी ऑर्बिटल्स की वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी. देन डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2. 3 orbitals become lower energy and 2 orbitals become higher energy. 3 orbitals of lower energy known as T2G orbitals. dxy, dyz, dxz orbitals form lower energy degenerate orbitals. Triply degenerate T2G, triply degenerate orbitals. 2 orbitals of higher energy dx square minus y square dz square known as Eg orbitals. और energy gap between these two orbitals is known as crystal field splitting. अब आप देखिए जब कोई एनायन मेटल के पास आएगा तो उसकी डीजेनरेसी जो है 5 ऑर्बिटल्स की वो स्प्लिट हो जाएगी इनटू 3 प्लस 2. तो अब आप देखिए कोई भी मेटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके सबशेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर कलर. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मेटल की सबशेल में, अगर वो कलर शो करेगा. तो अब आप देखिए अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल में बाय एब्जॉर्बिंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन जंप टू एक्साइटेड स्टेट. इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, Eg ऑर्बिटल में. एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी लेवल अनस्टेबल है. व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट दे रिलीज एनर्जी corresponding to certain frequency. Then this color of the complex is due to color of the transmitted light. तो किसी भी मेटल आयन का जो कलर होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. When these electron absorb energy from the visible light, then these electron jump from a lower energy d orbitals to higher energy d orbitals. Higher energy orbitals unstable है, and these electron come back to ground state, they emit energy and they give color. तो color of the complex is due to DD transition. d orbital electrons जो है one d orbital set से jump करें another d orbital set में, तो color है due to DD transition of electrons. अब ये DD transition possible होगी and subshell contain unpaired electron. An unpaired electron absorb energy and jump to excited
चेक कीजिए, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जो आयन होगा वो कलर्ड होगा, और अगर सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जो होगा वो आयन कलरलेस होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, देखिए स्कैंडियम 3+ इज कलरलेस, स्कैंडियम 3+ कलरलेस है, बट टाइटेनियम 3+ इज कलर्ड, गिव रीजन। तो आप देखिए स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d1 4s2, स्कैंडियम 3+, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई आर्गन 18, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो गया कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं इसमें तो ये क्या हो गया कलरलेस। ठीक है, अब आप देखिए टाइटेनियम 3+, एटॉमिक नंबर 22, एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, टाइटेनियम 3+ में क्या होगा 3d1, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम 3+ इज कलर्ड और स्कैंडियम 3+ इज कलरलेस। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कौन सा आयन कलर्ड होगा और कौन सा कलरलेस होगा। ठीक है, जैसे इस पे बेस्ड और क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये 4 आयन है और आपसे पूछे आउट ऑफ दीज आयंस व्हिच वन इज कलर्ड। तो अब आपको इनमें से बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड। तो अब आप इसमें देखिए कि किस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2, कॉपर +1, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो गई 3d10, टाइटेनियम 4+, आर्गन 18 3d0, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 18, निकल एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d8, 4s2 2+, 4s में से पहले रिमूव हो गए तो आप देखिए d8 कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कलर्ड आयन इनमें से किसका बनेगा निकल 2+, तो निकल 2+ का जो आयन होगा वो कलर्ड होगा और जो रिमेनिंग 3 है वो कलरलेस होंगे। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशंस सभी बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पहले और फिर चेक करना है कि वेदर इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट, और इसके बेस पे आपको कलर बताना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा और अगर नहीं है तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, तो इस पे बेस आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आप देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम सब्सटेंस को 2 टाइप से क्लासिफाई करेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दोज व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और दोज व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड दीज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आपको इसमें सिंपल ध्यान रखना है कि पैरामैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कब होगा, ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक कब होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर
मेटल आयन की मैग्नेटिक मूवमेंट, देखिए क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट करते हैं म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, चार्ज पार्टिकल शो टू टाइप ऑफ मोशन। देखो एक ही रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये तो होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एक ही रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, स्पिन मोशन, स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो अपना एक ओन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसको हम डिनोट करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली फॉर्मूला। ईच चार्ज पार्टिकल, ईच इलेक्ट्रॉन हैव सम मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, n+2 रूट n, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूनिट किसकी लिखेंगे, बोहर मैग्नेटोन। तो आपको किसी भी मेटल आयन पे मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी आती है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, n+2 रूट। जैसे कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2+ आयन, तो सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालिए, इसमें कितनी होगी, Mn2+, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3d 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू क्या होगी 5, तो n की वैल्यू आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। और आपको रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉर एनी मेटल आयन मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू इज 3.9, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर दें, तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू रखिए और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इफ मेटल आयन कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इफ दे कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। जिंक, कैडमियम, मरकरी, all these substances are diamagnetic in nature, both in ground state as well as in most common oxidation state. They are paramagnetic, so they are diamagnetic in nature because they contain paired electron, both in ground state as well as in most common oxidation state +2. तो इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं, जिंक 2+, कैडमियम 2+, मरकरी 2+, all these compounds are colorless. तो ये कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डायमैग्नेटिक भी इसलिए होंगे बिकॉज दे नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जिंक 2+ आयंस आर कलरलेस सोर्स, जिंक कैडमियम 2+ जो आयंस होता है फॉर्म कलरलेस सोर्स। तो आपका रीजन ये रहेगा ड्यू टू absence of unpaired electron they are colorless, due to absence of unpaired electron they show diamagnetic behavior। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more metals। ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके साइज को अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ एलॉय। मेन रीजन इसका यही है, बिकॉज ऑफ सिमिलर एटॉमिक रेडियस they form large number of alloys, brass, bronze,
इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है, अगर हम उन मेटल्स का जो सॉलिड में अगर अरेंजमेंट देखें थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो जो मेटल्स होंगी, जो पार्टिकल्स होंगे, दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। इस तरह से अरेंजमेंट होगी क्रिस्टल लैटिस में। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑफ सॉलिड, थ्री डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस। लैटिस, मेटल लैटिस, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, वेल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मेटल नोन एज मेटल लैटिस। अब आप देखिए इसमें जो ये स्पेस है, फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस बिटवीन मेटल एटम्स, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइज। दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइज, empty space. Small size atoms, hydrogen, boron, carbon, nitrogen. These small size atoms easily fit into this interstitial space. Small size atoms easily fit into the interstitial space and they form interstitial compounds. ठीक है? Interstitial compounds is formed by putting, ठीक है, by filling the interstitial space with some small size atoms, mostly p block के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो ये मेटल्स होंगे इनका जो साइज होगा p block के एलिमेंट से बड़ा होगा, तो जो भी मेटल इनके साइज के अकॉर्डिंग इसमें फिट होगी तो वो इसमें फिट हो जाएगी और जो कंपाउंड्स बनेंगे होंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, टाइटेनियम हाइड्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड, Fe3C, Fe3H2, मैग्नीज 3C। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड्स है वो दीज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इनमें जो बॉन्ड होता है ना तो प्योरली कोवेलेंट होता, ना ही प्योरली आयनिक होता, और जो रेशियो होती है इसमें, जो स्टिचियोमेट्रिक रेशियो होती है वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक होती है, 1:1 नहीं होती। नंबर ऑफ टाइटेनियम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल नहीं होते, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन प्योर मेटल, और कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, देन प्योर मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। स्मॉल साइज एटम्स easily fit into their interstitial space, interstitial voids, and form these compounds. For example, these compounds, ठीक है, these are the interstitial compounds of transition metals. तो this is all about interstitial compounds. Next property देखिए अब आप, next property जो d block elements की है वो है standard electrode potential, E node। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अपने टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताई है। इसमें भी हम जो डील करेंगे वो हम मेनली डील करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझना। अब आप इसमें देखो डी ब्लॉक में जो मेटल है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू मेटल एंड पॉजिटिव आयन by loss of an electron. They undergo oxidation easily. When any metal lose electron, they require ionization energy. अब आप देखिए lower is the ionization energy. जितनी ionization energy कम होगी, lower is the ionization energy. Stable is the compound of metal. उतना ही स्टेबल क्या होगा कंपाउंड मेटल का, स्टेबल होगा, उतनी जल्दी फॉर्म होगा। देखो कोई भी मेटल जितनी जल्दी अपना आयन बनाएगी, इसका मतलब वो जो
कंपाउंड जो होंगे वो स्टेबल होंगे। और कोई भी मेटल कितनी जल्दी आयन बनाएगा ये डिपेंड करेगा उसकी आयनेशन एनर्जी पे। जितनी लो आयनेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी मेटल अपना ऑक्सीडेशन कराएगी और आयनिक स्टेट में आएगी। और जितनी जल्दी ये आयन बनेगा इट मींस उसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, हाईली स्टेबल। तो लोअर इज द आयनेशन एनर्जी, स्टेबल इज द कंपाउंड ऑफ मेटल। तो इस पे आपका एक क्वेश्चन भी है, निकल टू कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन नोट कीजिए। निकल टू कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम टू कंपाउंड। But platinum 4 compound are more stable than nickel 4 compound. निकल के कंपाउंड +2 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्लेटिनम 2 कंपाउंड, बट +4 में प्लेटिनम के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है देन निकल 4 कंपाउंड। तो प्लेटिनम का एक वेल नोन कंपाउंड है इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट K2 प्लेटिनम Cl4, बट कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ निकल जो है ये नहीं बनता। तो इसका रीजन जो है ये आयनेशन एनर्जी। देखिए सम ऑफ टू आयनेशन एनर्जी, सम ऑफ टू आयनेशन एनर्जी ऑफ निकल इज लोअर देन प्लेटिनम, प्लेटिनम से कम होती है। तो निकल के कंपाउंड 2+ में स्टेबल है, ठीक है। सम ऑफ टू आयनेशन एनर्जी ऑफ निकल इज लेस देन प्लेटिनम, दैट्स व्हाई प्लेटिनम निकल कंपाउंड स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट सम ऑफ 4 आयनेशन एनर्जी ऑफ निकल इज वेरी हाई बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम निकल टू प्लेटिनम आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। So sum of 4 ionization energy of nickel is higher than platinum. Platinum की ionization energy कम है, 4 ionization energy का सम जो है platinum के लिए कम है। निकल के लिए 8.8 into 10⁻³ और platinum के लिए 6.7 into 10⁻³ 4 ionization energy का सम। तो जितना ionization energy लो होगी उतने ही स्टेबल होंगे कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड जो है प्लेटिनम का स्टेबल है, वो होता है क्योंकि प्लेटिनम 4+ इज मोर स्टेबल देन निकल 4+, और निकल के कंपाउंड 2+ में स्टेबल है बिकॉज निकल 2+ इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2+ बिकॉज ऑफ लो आयनेशन एनर्जी। तो 2 में इसलिए स्टेबल है निकल के क्योंकि 2 आयनेशन एनर्जी का सम निकल के लिए कम है, और प्लेटिनम के 4 में स्टेबल है क्योंकि सम ऑफ 4 आयनेशन एनर्जी फॉर प्लेटिनम इज लेस देन निकल, ठीक है। तो ये तो बात होगी स्टेबिलिटी कि कौन सी मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगी, ये डिपेंड करता है उसकी आयनेशन एनर्जी पे कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा उस पर्टिकुलर स्टेट में। बट इन एक्वस सॉल्यूशन देखो डिफरेंट है थोड़ा सा। एक्वस सॉल्यूशन में हम कैसे बात करेंगे, देखिए एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात है तो एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी मेटल जो सॉलिड है उसको बनाना है आयन इन एक्वस सॉल्यूशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये एनर्जी यहाँ पे होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यहाँ पे होगा, जैसे सॉलिड से ये क्या बन रहा है आयन 0 से +1, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा यहाँ पे ये डिपेंड करेगा 3 फैक्टर्स पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर होगा सब्लिमेशन एनर्जी, फर्स्ट मेटल सॉलिड चेंज इनटू मेटल गैस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू सॉलिड टू गैस is known as sublimation energy. Then this gaseous metal change into gaseous ion. Then amount of energy required to change into ion is known as ionization energy. When this gaseous ion dissolve in water, then amount of energy released is known as hydration enthalpy. तो ये जो एनर्जी होगी ये कौन सी
अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है। देखो जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल होती है, आपको पता है वो मेटल उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन में जाती है, और जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होती है तो वो उतनी जल्दी रिडक्शन में जाती है। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उतनी जल्दी मेटल ऑक्सीडेशन में जाएगी, और उतनी गुड क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट। 3D ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, तो सभी की रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, ऑल 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऑल 3D ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक एक्सेप्शन है उसमें बस कॉपर। कॉपर की पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बाकी सभी की नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी मेटल है उन सबकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस दे हैव मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है वो ऑक्सीडेशन में जाते हैं, और जिनकी ज्यादा होती है वो रिडक्शन में। तो सभी ट्रांजिशन मेटल्स की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, मींस दे अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली एंड दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक्वस सॉल्यूशन में डिपेंड करेगा इन तीनों पे। तो अब आपको मैंने बताया जैसे सभी की, देखो 3D आप लिख लीजिए, 3D सीरीज मेटल्स जो होती हैं नेगेटिव होती है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, सभी की रिडक्शन पोटेंशियल कैसी है, नेगेटिव, एक्सेप्ट कॉपर। ध्यान रखना है आपको, एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होती है, +3-4 वोल्ट। एक्सेप्ट कॉपर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इट मींस दे इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसकी पॉजिटिव क्यों है, इसका रीजन आप देखिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है। इसका रीजन ये है, देखिए जो ओवरऑल हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इन तीनों पे। अब आप देखिए ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये वाली भी एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। ये वाली एनर्जी कैसी है, नेगेटिव, ये एनर्जी रिलीज होती है। कॉपर के केस में, सिर्फ कॉपर के केस में आप ये ध्यान रखना, और कॉपर सब्लिमेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी का जो सम है वो डोमिनेटिंग होता है ओवर हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो ज्यादा होता है। सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई ओवरऑल जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आती है इन केस ऑफ कॉपर वो क्या आएगी, पॉजिटिव। देखो ये दोनों पॉजिटिव है और ये एनर्जी रिलीज होती है, ये नेगेटिव है। अगर ये फैक्टर ज्यादा होगा तो आपका ये जो टोटल एनर्जी होगी नेगेटिव आएगी, लेकिन अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगी। तो सिर्फ कॉपर के केस में सम ऑफ सब्लिमेशन और आयनेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। नहीं तो बाकी सभी केसेस में क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसमें यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल होती है उतनी टेंडेंसी होती है मेटल की ऑक्सीडेशन करने की जल्दी से, और वह एक्ट करती है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखिए इसके क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने हैं, बिल्कुल सिंपल। तो आप आगे देखिए किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सिंपल, जो हमारा मेन फॉर्म है उसी में हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। ठीक है, आपके पास दो केस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी भी मेटल की लो रिडक्शन पोटेंशियल मींस लो या फिर कह लो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो लेस टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन की लेस टेंडेंसी है, मोर टेंडेंसी फॉर
ऑक्सीडेशन, लो रिडक्शन पोटेंशियल मींस नेगेटिव या फिर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो या कम हो, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इट मींस दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आपकी किसी भी मेटल की हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल मींस more tendency to undergo reduction, ठीक है, more tendency to reduction, so they act as a good oxidizing agent. In particular ions they act as a good oxidizing agent. अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि रीजन क्या है इसका कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल या लो रिडक्शन पोटेंशियल किस आयन में होगी। अब आप देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपको कहती हूँ E नोट वैल्यू Mn3+ to Mn2+ इज हाईली पॉजिटिव, ठीक है, इसकी जो E नोट वैल्यू है वो पॉजिटिव है। E नोट मींस रिडक्शन पोटेंशियल, आपको ध्यान रखना है। अब रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इट मींस ये अंडरगो रिडक्शन इजीली, तो ये रिडक्शन में जाना ज्यादा पसंद करता है बिकॉज Mn2+ इज मोर स्टेबल, तो इसका ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल होगा। और आपको पता भी है इसका Mn2+ आयन मोर स्टेबल है Mn3+ आयन से बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। और आपके पास ये दो केस होंगे Fe3+ से Fe2+ या फिर Fe का केस ना लेके होंगे क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+। इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। Both these electrode potentials are negative, negative reduction potential। देखो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस ये रिडक्शन में जाना पसंद नहीं करते, दे हैव मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडेशन, तो 3+ से 2+ में पसंद नहीं करते, इनका ये ऑक्सीडेशन कराना ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज Fe3+ इज मोर स्टेबल, क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल। Fe3+ ज्यादा स्टेबल है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम 3+ ज्यादा स्टेबल है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन T2G3, लोअर एनर्जी हाफ फील्ड स्टेबल। तो जो आयन जिसमें ज्यादा स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन वाइज वो उसी में रहना पसंद करता है ज्यादा। तो अगर Mn2+ ज्यादा स्टेबल है तो ये अपना रिडक्शन जल्दी कराता है, तो दे एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये अभी मैं आपको कराऊंगी। अभी आप यहाँ पे ये देखिए 3+ से 2+ में जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है बिकॉज दे अंडरगो रिडक्शन इजीली बिकॉज Mn2+ इज मोर स्टेबल, बट दे डू नॉट अंडरगो रिडक्शन इजीली। ये रिडक्शन में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि इनका Fe3+ आयन और क्रोमियम 3+ आयन इज मोर स्टेबल, तो ये ऑक्सीडेशन कराना ज्यादा पसंद करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिनकी हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होती है इट मींस उनका ये बाद वाला जो आयन है रिड्यूस्ड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, और जिनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होती है उनका रिड्यूस्ड आयन जो है वो लेस स्टेबल है देन प्रीवियस आयन। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए आप, मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, आप देखिए Mn3+ is oxidizing and Fe2+ is reducing in nature, why? तो वापिस इसका मीनिंग देखिए Mn3+ is oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपना क्या कर रहा है रिडक्शन। तो अगर Mn3+ Mn2+ में जाएगा तो दे अंडरगो रिडक्शन, Mn2+ इज मोर स्टेबल 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल, सो दे अंडरगो रिडक्शन इजीली एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। 3+ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज दे अंडरगो रिडक्शन इजीली बिकॉज Mn2+ इज मोर स्टेबल 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल। अब आप देखिए Fe2+ इज रिड्यूसिंग, Fe2+
highly positive, but E naught Fe3 plus to Fe2 plus is negative. ये हाईली पॉजिटिव वैल्यू है बिकॉज अंडर रिडक्शन इजली Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल. हाईली नेगेटिव है बिकॉज दे डू नॉट हैव टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल. तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे. एक क्वेश्चन हो गया आपका, देखिए आउट ऑफ क्रोमियम 2 प्लस एंड Fe2 प्लस which one is strong reducing agent. इन दोनों में से आपको बताना है which one is strong reducing agent. very very important question. अब आप देखिए reducing agent means they undergo oxidation easily. तो अगर हम इनको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो स्पीशीज बनेगी क्रोमियम 3 प्लस और आयरन से क्या बनेगा, आयरन 3 प्लस. इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो जल्दी ऑक्सीडेशन कराएगा और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. आयरन 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, क्रोमियम 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन है 3d3, d5 5 degenerate orbitals half bit stable, d3 lower energy state T2G3 is stable. आयंस जब बनते हैं जब कोई एनायन इसके पास आता है तो इसमें जो ये दो है ये हायर एनर्जी में है, यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेबल है T2G3 स्टेबल. तो क्रोमियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल देन Fe प्लस 3. तो ड्यू टू दिस रीजन क्रोमियम 2 प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन 2 प्लस. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना. Both act as a reducing agent, but chromium 2 plus is a strong reducing agent than iron 2 plus. Both have negative reduction potential, so they act as a reducing agent. But manganese have positive reduction potential, manganese 3 plus iron, so they act as a oxidizing agent. ठीक है, तो ये तीनों ही आयंस आपके इंपॉर्टेंट है. इन तीनों आयन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक ही बात माइंड में ध्यान रखनी है कि मैग्नीज का 2 प्लस आयन स्टेबल है और आयरन और क्रोमियम का 3 प्लस आयन स्टेबल है. एक्वस सॉल्यूशन, एक और क्वेश्चन ये है कि इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर 2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस आयन. एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस आयन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस आयन. कॉपर कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d10 4s1, कॉपर प्लस 1 कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d10. अब आपको कॉपर प्लस 1 से कॉपर 2 प्लस अगर बनाना है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d9. कॉपर प्लस 1 में फुली फील्ड स्टेबल है, फुली फील्ड स्टेबल है. हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू कॉपर 2 प्लस. बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाई आयनेशन एनर्जी. बट स्टिल कॉपर 2 प्लस इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये ध्यान रखना, ये फैक्टर है. बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी which is dominated over high ionization energy, copper 2 plus ion is more stable in aqueous solution. Copper positive ion easily undergo disproportionation in aqueous solution and change into copper 2 plus ion. Copper positive ion not stable in aqueous solution easily undergo oxidation into copper 2 plus spite of high ionization energy. देखो +1 से +2 बनने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, बट because of high hydration
into copper 2 plus ion and copper, ठीक है। और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है कॉपर 2 प्लस आयन की इनटू कॉपर, ये भी पॉजिटिव होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी हमने पढ़ी अभी कुछ प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है और ये अच्छे से रिवाइज करनी है। कोई भी प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको नहीं छोड़नी, कंप्लीट सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करना। इसके बाद आपके सिलेबस में 2 कंपाउंड्स हो रहे हैं, ठीक है, हम डिटेल KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, बट जो आपका न्यू रिवाइज सिलेबस है अब वो कंपाउंड्स आपको नहीं करने, उनकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड्स की नहीं करनी आपको। डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, तो इन दोनों कंपाउंड्स को नहीं करना आपको, सिर्फ आपको ये जनरल प्रॉपर्टीज करनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट।